अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम जो रीटेक क्विज था वो सिर्फ उनके लिए था जिनके मार्क्स कम थे पहले क्विज में। क्यों आपने नहीं दिया? आपने दिया था? नहीं मैम। चले आपके पुराने वाले ही लग जाएंगे। ओके मैम। थोड़ा सा वेट करते हैं, बाकी सब भी मीटिंग ज्वाइन कर लें। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप लोगों को हर लेक्चर के बाद रिकॉर्डिंग मिलती है ना? जो कि एक्सपायर हो जाती है मैम, डाउनलोड क्या हो करने का जाती है? ऑप्शन आफ्टर अ जी वीक मैम। उसको हम डाउनलोड नहीं कर सकते, ऑनलाइन देख सकते हैं। हाँ, तो वो इसी टाइप का की सिचुएशन थी। स्टूडेंट मेरे से कह रहा था, मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, वो टीम्स की होती है सेटिंग्स वगैरह, जो मैंने देखा था कोई सेटिंग्स में कोई इशू हो के किसी किस्म की कोई सेटिंग्स में चेंज किया जाए कि उससे ये इशू रिजॉल्व हो जाए। मुझे ऐसा कोई मतलब सोल्यूशन नहीं मिला उसका, कि वो मीटिंग जो है वो मैंने ये देखा था डाउनलोड आप नहीं कर सकते आफ्टर सम टाइम। तो अब उसकी सिचुएशन मुझे समझ नहीं है। वो बच्चा कह रहा था, एक कोई स्टूडेंट है, पता नहीं क्या नाम है उसका, हारिस शायद, वो कह रहा था अगर किसी के पास पड़ी नहीं है वीडियोस, लाइक रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं डाउनलोडेड फॉर्म में, तो उससे रब्ता कर लें, उसको ज़रूरत है तो उसको शेयर कर तो दें। मैम उससे शेयर वो कैसे करेंगे, मेरे पास सारे पड़े हैं। वो आता है ना अभी मीटिंग में, फिलहाल तो वो माशाल्लाह मुझे यकीन है 15-20 मिनट लेट ही आएगा कम से कम। हारिस अली शायद नाम है उसका, वो रिपीट भी कर रहा है शायद, या रिपीट ओके। कर रहा है या उसने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा नहीं था। तो उसको ज़रूरत है, तो उसने मेरे से पूछा था। मज़ीद ये कि कोर्स कंटेंट सब बड़े क्यूरियस है, पता नहीं क्या टॉपिक्स हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, आप लोगों के टॉपिक्स बहुत कम है। मैं स्क्रीन पे लिख देती हूँ समझूंगा। इन केस आप लोगों को। अच्छा, एक मिड का टॉपिक आएगा, वो नहीं मुझे पता कौन सा आएगा, वो जैसे ही आएगा ना, लाइक नेक्स्ट वीक तक शायद होपफुली एग्जाम हमारा जो है वो बन जाएगा, तो नेक्स्ट वीक तक बता देंगे आप लोगों को। फिलहाल के लिए जो कंटेंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मिड के बाद सबसे पहले हमने पढ़ा था पार्शियल डेरिवेटिव्स। अच्छा, इंटरप्रिटेशन पार्शियल डेरिवेटिव्स की, इस पे फोकस कीजिएगा। मैंने आपको कहा था कंटेंट्स हमारे काफ़ी कम है, तो कोई टॉपिक ऐसा नहीं है कि जो आपको लगे कि ये लेस इम्पॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी नहीं आना। हर टॉपिक में से कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स मतलब पार्शियल डेरिवेटिव की वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी, आपको डेरिवेटिव निकालना होगा और उसको इंटरप्रेट करना होगा अपने वर्ड्स में कि ये डेरिवेटिव आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है। देन ऑप्टिमाइजेशन पढ़ा था हमने, फिर हमने चेन रूल पढ़ा था, फिर हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव पढ़ा था, और अब हम पढ़ेंगे मल्टीपल इंटीग्रल्स आज के लेक्चर। तो ये टोटली चीज़ें हैं जो हमने मिड के बाद पढ़ी हैं और ये एग्ज़ाम में आनी है। एक टॉपिक एक्स्ट्रा है जो कि मिड का ही है, जिसका एग्ज़ाम आप दे चुके हैं, वो रिपीट होगा। वो टॉपिक मुझे अब कंफर्म नहीं है, शायद प्लेन वाला टॉपिक रिपीट हो। जो प्लेन का टॉपिक आपने पढ़ा था ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन एंड लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, वो टॉपिक हो सकता है रिपीट हो। बाकी कुछ भी रिपीट नहीं होगा, एक ही टॉपिक है वैसे। तो ये बेसिकली आपके कंटेंट्स हैं। मेरा नहीं ख्याल ये कोई बहुत ज़्यादा या बहुत मुश्किल चीज़ है, बहुत सिंपल है, बहुत कम है। मैम जी जी।
वो आप शॉर्ट वीडियोस का कह रही थी, वो आपके पास है टॉपिक्स की? किसका? हर टॉपिक की शॉर्ट वीडियोस आप कह रही थी कि हैं, आपने अपलोड की नहीं वो रही। मैं आपको बता देती हूँ, वो यहाँ पर पड़ी होती हैं। ये आपकी टीम्स है, ये कोर्स मटेरियल है, ये शॉर्ट वीडियोस का फोल्डर है। हर टॉपिक की छोटी छोटी वीडियोस पड़ी हैं, ये आप किसी भी टाइम डाउनलोड कर सकते हैं, ये एक्सपायर नहीं होती। ठीक है, ये जितने टॉपिक्स हमने अब तक पढ़े हैं ना, उन सब की शॉर्ट वीडियोस हैं ये आप किसी भी टाइम डाउनलोड करके देख सकते हैं। जी मैम ये मैम, टीम्स इंट्रो आपने टू बनाती हैं? वेक्टर्स, इंट्रो टू वेक्टर्स की जरूरत नहीं। क्या कह रहे हैं? ये आप बनाती हैं कि टीम्स आपको बना के खुद ही दे देती है? खुद ही बनानी होती है, टीम्स ने क्यों बनानी? ओके ये मैम, हम इसलिए पूछा। सेपरेटली, नहीं नहीं, ये हम सेपरेटली बनाते हैं। ये इसका सिर्फ मकसद ये होता है कि इन केस कोई बच्चा है जिसके पास कोई इंटरनेट की बहुत शानदार स्पीड नहीं भी है, तो और उसको इंस्टेंटली पढ़ना है, कल क्विज है या कोई असाइनमेंट है और वीडियो डाउनलोड नहीं हो रही, बड़ी वाला बड़ा लेक्चर उसने डाउनलोड नहीं किया हो, तो इन दैट केस वो ये शॉर्ट वीडियो डाउनलोड कर लिया करें। ये इनका साइज इतना नहीं होता, 5 से 6 मिनट की वीडियो होती है एक वीडियो, तो वो इजीली डाउनलोडेबल है। और तो ये है कि ये होपफुली आपके लिए इनफ होगी फॉर दोज पीपल जिन्होंने थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना, क्या कहते हैं, क्लियर करना है अपना टॉपिक। बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स जो होती हैं वो लेक्चर में ही होती हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है ना एक एक प्रॉपर व्यू दे देता है ये वीडियो, कि आपको बता देती है कि आपने क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक, जिनको बहुत ज़्यादा 100% एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं है वो ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है अच्छा, मैम। तो ये आप देख सकते हैं, कंटेंट्स मैंने लिख दिए हैं। मुझे बता दें मैंने कुछ स्किप तो नहीं कर दिया इसमें से? 5 टॉपिक हैं गिन के, सिर्फ एक और होगा 6 हो जाएंगे बस। ये टोटल आपका सिलेबस है। इंटरप्रिटेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स में वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं पार्शियल डेरिवेटिव की। ऑप्टिमाइजेशन में ये पहले वो 2 टॉपिक हैं जिनका क्विज आपने कल रीटेक की फॉर्म में दिए। चेन रूल और डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्विज मैंने फ्राइडे को लिया था। एक मल्टीपल इंटेग्रल रह गया, ये असाइनमेंट में आ जाएगा। एक असाइनमेंट रहती है अब आपकी, मजीद क्विज नहीं होगा, सिर्फ एक असाइनमेंट रहती है। क्विज मैंने इसलिए ले लिया था कि क्विज की हमने लेनी है एवरेज, और बच्चों के मार्क्स बहुत ही ज़्यादा कम थे लास्ट क्विज में, तो मैंने कहा एक आपको फेवर दे दी जाए। अब ये एक असाइनमेंट रहती है, उसमें 3-4 सवाल होंगे, वो आपकी अगले हफ्ते तक सबमिट हो जाएगी। एक और बात आपको बतानी थी कि हर सब्जेक्ट के लिए ज़रूरी होता है कि 30 लेक्चर्स होने चाहिए हर सब्जेक्ट के। तो इन केस हमारे 4 फेब तक 30 लेक्चर्स हो रहे हुए फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको पता है बीच में क्रिसमस की छुट्टी भी आई थी, फिर पीछे भी एक छुट्टी आई थी, किस चीज़ की आई थी मुझे नहीं याद, खैर मज़ीद 2 छुट्टियों की वजह से जो है ना हमारा जो लेक्चर्स हैं वो पीछे की तरफ हैं। तो ये है कि इन केस ना हो रहे हुए तो एक मेकअप क्लास भी अरेंज होगी, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। सैटरडे कोई पॉसिबल है? अच्छा, तो अटेंडेंस ले लेते हैं, फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अमीर अली, अमीर अली, इस बच्चे का कहना है कि आपकी वीडियोस नहीं होती, बाकी टीचर्स की होती हैं, आपकी गायब हो जाती है। मैंने कहा पता नहीं। हारिस इमरान, प्रेजेंट मैम। वलीद हैदर, तलहा रियाज, प्रेजेंट मैम। बख्तावर निसार, बख्तावर निसार, तैयब बशीर, प्रेजेंट मैम। तैयब बशीर, आयशा इकबाल, आयशा इकबाल, ओजान इमरान, मोहम्मद उसामा, मोहम्मद उसामा,
फवाद अहमद, फवाद अहमद, तहरीम फातिमा, तहरीम फातिमा, सैयद मोहम्मद हारिस, प्रेजेंट मैम। सैयद मोहम्मद हारिस। हसीबुर रहमान, प्रेजेंट मैम। मुबीन महबूब, प्रेजेंट। मोहम्मद अरबाज, प्रेजेंट मैम। मिशवा जाहिद, प्रेजेंट मैम। बुरहान, उसामा शहजाद, ईशा जलील, ईशा जलील, आमिर महमूद, आमिर महमूद, जमाल अशरफ, जमाल अशरफ, अमीर हमजा, मोहम्मद वासे, जैन सफ्तर, प्रेजेंट मैम। उसामा मंजूर, प्रेजेंट मैम। अच्छा, फैजान अहमद, प्रेजेंट मैम। एक मिनट रुकिएगा। उजान ही नाम है ना, उजान है तो सही। अच्छा, अब्दुल राफे, अब्दुल राफे, अमीर हमजा, प्रेजेंट मैम। एहसन इकबाल, प्रेजेंट मैम। हैदर अली, हैदर अली, मोहम्मद सिद्दीक, मोहम्मद प्रेजेंट मैम। सिद्दीक, अतीब शाहिद, अतीब शाहिद, इस्माइल रजाक, हमजा इलियास कयानी, हमजा इलियास कयानी, अब्दुल्ला नवीद, प्रेजेंट मैम। मिर्जा उसामा अली बेग, मिर्जा उसामा अली बेग, अब्दुल रऊफ, अब्दुल रऊफ, प्रेजेंट मैम। राजा मोहसिन, मिर्जा समा प्रेजेंट मैम, बस थैंक यू। ठीक है, राजा मोहसिन, ओके, मोहम्मद अहमद, प्रेजेंट मैम। ठीक है, वलीद आसिफ, महक अब्दुल सत्तार, मोहम्मद हमजा, प्रेजेंट। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद, रोल नंबर 149, आयशा शाहिद, पता नहीं क्या काम किया तुम लोगों ने। अच्छा, आप हैं। मैं ना एब्सेंट जो स्टूडेंट्स हैं उनके नेम कॉल कर रही हूँ, एक दफ़ा सुन लें फिर मैं लेक्चर की तरफ से आऊँ ताकि। अमीर अली, अमीर अली,
वलीद हैदर, बख्तावर निसार, आयशा इकबाल, ओजान इमरान, मैम प्रेजेंट। मोहम्मद उसामा, प्रेजेंट मैम। फवाद अहमद, तहरीम फातिमा, ईशा जलील, आमिर महमूद, जमाल अशरफ, महक अब्दुल सत्तार, राजा मोहसिन, हमजा इलियास कयानी, इस्माइल रज़ाक, हैदर अली, मोहम्मद वासे, आमिर महमूद, तीब शाहिद की लगी। चलो ठीक है भाई, ये हो गई अटेंडेंस। मैम अब के हम लेक्चर की तरफ प्रेजेंट। जाते हैं। क्या कह रहे हैं? मैम अमीर अली की भी लगाते हैं। बड़ी जल्दी जाग गए हैं आप। अच्छा, अब अटेंडेंस जब होगी ना, वो लेक्चर से 5 मिनट पहले होगी, इससे पहले ना कहना अटेंडेंस लगा दें। अच्छा भाई, इंटीग्रेशन हमने पढ़नी है। जैसे कि आपने फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल्स में इंटीग्रेशन का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन बेसिकली आपको प्रोवाइड क्या करती होती थी? एरिया प्रोवाइड करती थी किसी कर्व के अंडर या किसी फंक्शन के ग्राफ के नीचे विद इन एक्स एक्सिस। जो फंक्शन के ग्राफ और एक्स एक्सिस के दरमियान एरिया होता था ना, वो आपको डेफिनेट इंटीग्रल प्रोवाइड करता था, ठीक है। और उसको फाइंड करने के लिए आपने एक चीज़ पढ़ी थी, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपने कंसेप्ट पढ़ा था जिसको रेमान सम कहते हैं। रेमान सम का आपने वर्ड पहले भी सुना हुआ है। आप क्या करते थे? फंक्शन के ग्राफ के नीचे मल्टीपल रेक्टेंगल्स बना लेते थे और उनके एरियाज को सम करते थे। ये आपको अप्रोक्सीमेट एरिया अंडर अ कर्व अंडर अ फंक्शन प्रोवाइड करता था, ठीक है। फिर आप एग्जैक्ट एरिया निकालने के लिए क्या करते थे? नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की तादाद बढ़ाते थे, ठीक है। तो जितनी नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की तादाद बढ़ाते थे, उतना ही आपको एरिया की मोर प्रिसाइज फॉर्म मिलती थी। बेटर प्रिसीजन में आपको ना एरिया मिल जाता था। देन फिर आपने क्या किया था? आपने एक कंसेप्ट ये पढ़ा था कि अगर हम इन रेक्टेंगल्स की तादाद को क्या कर दें कि इसको ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दी जाए, इन रेक्टेंगल्स की तादाद, इसको हमने इस तरीके से एक्सप्रेस किया था कि अगर ये जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं, दीज आर अप्रोचिंग इन्फिनिटी, मतलब इनकी तादाद बहुत एक्सट्रीम हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ये जो रेक्टेंगल्स आपके पास हमने बनाए थे, इनके एरियाज का सम बेसिकली एग्जैक्ट एरिया के इक्वल होता है अंडर दिस कर्व। मतलब कि ये चीज़ डेफिनेट इंटेग्रल के बराबर होती है। ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था। ये कंसेप्ट याद है किसी को? किसी बच्चे को ये कंसेप्ट याद है डेफिनेट इंटेग्रल का? नो मैम। चलो खैर है, कोई मसला नहीं। मैंने आपको कहा कि एरिया का मतलब क्या होता है, या डेफिनेट इंटेग्रल। ये जो चीज़ आपने पढ़ी हुई है, इंटर में भी कुछ बच्चों ने पढ़ी हुई है, ये चीज़, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बेसिकली ये होता है लाइक आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक फंक्शन है, ठीक है, और एक इंटरवल दिया गया आपको, एक्स और
एक्स की कोई दो वैल्यूज हैं आपके पास, ठीक। तो ये जो ग्राफ है ये फंक्शन का ग्राफ है, और ये एक्स एक्सिस पे मैंने ए और बी को लोकेट किया हुआ है। ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, कि सारा एरिया जो शेप बन जाएगी अंदर, इस सब का एरिया जो होगा ये बेसिकली आपके पास इसके बराबर है। ये जो चीज आप कैलकुलेट करते थे, ये कैलकुलेट बेसिकली आप एरिया कर रहे होते थे एक फंक्शन के ग्राफ के अंदर के इन बिटवीन, और विद इन एक्स एक्सिस जो भी एरिया होता था ये बेसिकली आप कैलकुलेट करते थे, जिसको हम डेफिनेट इंटेग्रल कहा करते थे, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या किया था हमने? इसको कैलकुलेट करने के लिए ये किया गया था कि आपने फंक्शन के अंदर जो भी एरिया था उस पर पहले क्या किया, लोंग एक्स एक्सिस ए से बी तक डिफरेंट डिवीजन कर दी, मतलब डिफरेंट जो है ना पार्टीशंस कर दी। यहाँ पर जो है ना डिफरेंट पार्टीशंस बना के हर पार्टीशन के ऊपर या हर हिस्से के ऊपर एक अदद रेक्टेंगल बना दी थी। अब आप देख सकते हैं ये रेक्टेंगल्स जो हैं ये सारी की सारी इस रेड लाइन के अंदर, ये फंक्शन के ग्राफ के अंदर नहीं है। आपको विद इन दिस रेड लाइन जो एरिया होता है वो रिक्वायर्ड होता है। अब आप देख सकते हैं जो आपने रेक्टेंगल्स बनाई हैं, ये कुछ रेक्टेंगल्स रेड लाइन के बाहर हैं और कुछ गैप्स रह गए हैं इस कर्व के अंदर। तो ये आपको 100% जो है एरिया कर्व के अंदर का प्रोवाइड नहीं कर रहा, ठीक है। तो बेसिकली आप करते क्या थे, आपने कहा कि ये जो मैंने मल्टीपल रेक्टेंगल्स बनाई, ये जो मल्टीपल रेक्टेंगल्स बनाने से हर रेक्टेंगल का सेपरेटली एरिया निकाला। ये डेल्टा एक्स रेक्टेंगल की विड्थ को रिप्रेजेंट करता है, एफ ऑफ x1 फंक्शन रेक्टेंगल की हाइट को रिप्रेजेंट करता है। हर रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होता है, विड्थ इनटू लेंथ के, ठीक है। विड्थ को लेंथ से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया आ गया। सिमिलरली बाकी तमाम रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल के हमने उनको सम अप किया। अब ये आप इजीली देख सकते हैं, ये जो ब्लू रेक्टेंगल्स हैं और ये जो एरिया है ये इक्वल तो नहीं है, यहाँ पर ये गैप्स रह गए हैं, ये वाला एरिया तो कवर ही नहीं हुआ। इसके अलावा ये कुछ एक्स्ट्रा किस्म का जो आपके पास पार्ट आ रहा है जो कि आपकी जो आपकी गिवन कर्व है उसके बाहर है, ये एक एरर आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये एरर या ये जो सिचुएशन है इसको ख़त्म करने के लिए क्या किया हमने कि हमें जो ये रेक्टेंगल्स हैं इन रेक्टेंगल्स की मदद से हम अपना ये सारा का सारा जो ग्राफ के नीचे एरिया है वो फाइंड कर सकें। उसका ये तरीका लगाया कि रेक्टेंगल्स की तादाद बढ़ा दी। यहाँ पे देखें पीछे 8 रेक्टेंगल्स थी, यहाँ 16 कर दिए। अब बेटर आपको एरिया मिल रहा है। देखो यहाँ पे गैप भी कम है और ये जो रेक्टेंगल्स हैं ये थोड़ी थोड़ी ये कर्व से बाहर है, ठीक है। फिर क्या किया गया, रेक्टेंगल्स की तादाद और बढ़ा दी। अब मजीद देखो, मजीद गैप कम हो गया। यहाँ जो बिल्कुल गैप्स आ रहे थे वो गैप्स भी कम हो गए हैं और रेक्टेंगल्स जो बाहर जा रही थी वो भी कम बाहर जा रही हैं, ठीक है। फिर एक और तरीका लगाया गया कि अगर ये जो रेक्टेंगल्स हैं इनकी तादाद अगर बहुत ज्यादा कर दी जाए, मतलब कि अगर इनकी तादाद इनफाइनाइट मैनी कर दी जाए, तो ये जो रेक्टेंगल्स आपने नीचे बनाए हैं इनके एरिया का सम बेसिकली एग्जैक्टली इक्वल होगा इस कर्व के अंडर जो एरिया है उसके। तो ये बेसिकली कंसेप्ट होता है डेफिनेट इंटेग्रल का, और यही हमारे पास ये बेसिकली डेफिनेट इंटेग्रल का कंसेप्ट है। ये जो इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है इसको हम कहते हैं एरिया एज द लिमिट ऑफ रीमान सम। ये जो सम है ना, समेशन का मतलब होता है सम, ये सम है, इसको रीमान सम कहते हैं। ये लिमिट लगाने का मतलब ये है कि हमने रेक्टेंगल्स की तादाद जो है वो इनफाइनाइट मैनी कर दी है। ये चीज आपको एरिया प्रोवाइड किया करती थी इन फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल्स, ये आपने पढ़ा हुआ है। इसका सवाल भी आपके एग्जाम में आया होगा, फॉर श्योर आया होगा अगर आपको याद हो। किसी को याद है रीमान सम कैलकुलस में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने ये? और इसका क्विज एग्जाम भी आप एग्जाम में ये क्वेश्चन भी फॉर श्योर आया होगा। तो आज हमने क्या करना है, इसी कंसेप्ट को एक्सटेंड करना है इन फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। ये चीज आपको बताया गया कि ये आपको फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल में डेफिनेट इंटेग्रल प्रोवाइड करती है। अब हम डेफिनेट इंटेग्रल निकालेंगे ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है। हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तादाद 2 हो जाए तो आपको पता है हम स्पेस में काम करें, एक्स वाई जी आपके पास जो है ना स्पेस में हम काम करेंगे, एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा।
वो ये कह रहे हैं कि आपके पास लेट से एक इंटेग्रल, हमने बेसिकली हमारा टारगेट क्या हमने निकालना क्या है, लेट मी शो यू। आपके पास यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन लिखी है, हाँ, मिसाल के तौर पे आपके पास एक इंटेग्रल है और इंटेग्रल में जो x और y की लिमिट्स हैं वो आपके पास क्या हैं, वो आपके पास एक मिनट, आपके पास एक फंक्शन है ऑफ टू वेरिएबल्स, फंक्शन है आपके पास टू वेरिएबल्स का, और अब जो चीज़ आप निकालने लगे हैं उसको डबल इंटेग्रल कहा जाता है, ठीक है। और x और y की जो लिमिट्स है, दीज लिमिट्स आर नंबर्स, ठीक है। जो अपर और लोअर लिमिट्स होती हैं इंटेग्रल की, इन केस वो आपके पास नंबर्स हों, dx dy, तो ये चीज़ अगर आपने कैलकुलेट करनी हो अगर, तो वो कैसे करते हैं, मतलब एक फंक्शन है उसको आपने इंटीग्रेट करना है और ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है और जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो नंबर्स हैं, वो रियल नंबर्स हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट आवर टारगेट इज। सबसे पहले तो हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि ये चीज़ हमें देती क्या है, ये क्या प्रोवाइड कर रही है हमें। उसके लिए उन्होंने कहा कि अगर आपने एक फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स को इंटीग्रेट करना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, और आपकी जो लिमिट्स है ऑफ इंटीग्रेशन है ना वो नंबर्स हों, तो इन दैट केस आप क्या करते हैं, आपको ये पता है कि डोमेन जो होती है टू फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स की, वो ऑर्डर्ड पेयर्स की शक्ल में होती है, ये पता है ना आपको। डोमेन जो होती है वो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स की, वो ऑर्डर्ड पेयर्स की शक्ल में होती है, मतलब आपको दो वेरिएबल्स की वैल्यूज इनपुट करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब वो आपको ये कह रहा है कि आपके पास जो फंक्शन की डोमेन है वो ये चीज़ है आपके पास, फंक्शन की डोमेन आपके पास क्या है, उसको उसने कहा है कि अब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ओवर रेक्टेंगुलर रीजन। इसका मीनिंग भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले वो ये कह रहा है कि जो फंक्शन है जिसके ऊपर आपने इंटीग्रेट करना है, अपने गिवन जिसकी जिन लिमिट्स के ऊपर आपने फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, वो लिमिट्स क्या हैं, वो लिमिट्स ये हैं कि x की वैल्यू a और b कोई से दो नंबर्स हैं उनके दरमियान लाई कर रही है, और जो वेरिएबल y है उसकी वैल्यू कोई से दो नंबर्स c और d में लाई कर रही है। ये a b c d का मतलब रियल नंबर्स हैं, 1 2 3 4 -1 -5, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर, ठीक है। आपने फंक्शन को जिन एरिया पे या जिन पार्ट्स पे आपने फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, वो वेरिएबल्स की जो लिमिट्स हैं वो आपके पास इस केस में नंबर्स हैं। इसको अब आप कहेंगे कि जब लेट से इन लिमिट्स को हम एक्स वाई प्लेन पे लेट से लोकेट करते हैं, ठीक है, इनको लोकेट करते हैं एक्स वाई प्लेन पे। यहाँ पर देखें ये एक्स वाई प्लेन था, ए और बी यहाँ पर कहीं लोकेट कर दिए, सही है, और बी और सी जो है वो ये ए लोकेट किया है और ये बी, ठीक है। एक्स की लिमिट्स ये थी, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन ये थी। आपको पता है ना लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन बेसिकली एक इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रही होती है, और ये हमारे पास y की लिमिट्स थी। अब लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास x की भी होंगी y की भी होंगी। वजह क्या है, हम फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें दो वेरिएबल्स के हिसाब से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के हिसाब से इंटीग्रेट करते हैं ना फंक्शन को। हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल x भी है और वेरिएबल y भी है, इन दोनों के हिसाब से हमने फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि a और b और b और c, इनका इस पार्ट को अगर आप बनाएं, या मतलब इसको अगर आप मिलाकर देखें, तो ये एक रेक्टेंगल की फॉर्म बनता है। ये आपके पास एक रेक्टेंगल बन जाता है when x lies within this interval and y belongs to this interval। तो ये बेसिकली आपके पास एक रेक्टेंगल फॉर्म कर देता है, ठीक है। ये जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन अगर आपके पास नंबर्स हों, तो जो आपके पास रीजन बनेगा, ये जो आपके पास वो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन होंगी वो एक रेक्टेंगल की फॉर्म बनाएंगी। अब इस रेक्टेंगल के ऊपर आपने इंटीग्रेशन करनी है। आपके पास लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन किस फॉर्म में बन रही है, इट्स अ रेक्टेंगल।
अब आपने इंटीग्रेट करना है अपने गिवन फंक्शन को ओवर दिस रेक्टेंगल। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि आप करेंगे क्या, ये जो आपने बेसिकली बनाया है, रेक्टेंगुलर रीजन बनाया है, इसको आप मल्टीपल रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर देंगे। क्या करना है आपने? सबसे पहले काम ये है, ए और बी को लोकेट किया है और सी और डी को लोकेट किया है। ए और बी क्या है? वेरिएबल एक्स की लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, और सी और डी क्या है? वेरिएबल वाई की लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। इन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन को लोकेट करके हमारे पास एक रेक्टेंगुलर रीजन बना है। इस रेक्टेंगुलर रीजन को मल्टीपल रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया, ठीक है। हर रेक्टेंगल का एरिया बेसिकली आपके पास इसके इक्वल है। हर रेक्टेंगल का एरिया बेसिकली आपके पास इसके इक्वल है। डेल्टा एक्स का मतलब ये होता है, ये आपके पास ये जो विड्थ बनती है, हर सब इंटरवल की विड्थ, ठीक है। ये जो आपने रेक्टेंगल्स बनाई हैं, हर रेक्टेंगल की जो विड्थ होगी इट वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एक्स, और हर रेक्टेंगल की जो लेंथ होगी दैट वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा वाई। किया क्या है, ए और बी को और सी और डी को आपने अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस लोकेट किया है। ए और बी और सी और डी क्या है? आपके इंटेग्रल की लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वेरिएबल एक्स ए और बी है, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वेरिएबल वाई सी और डी है। इनको मिला के आपके पास एक रेक्टेंगुलर रीजन बनता है। इस रेक्टेंगुलर रीजन को आपने मल्टीपल रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया। हर रेक्टेंगल का एरिया वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस, वेयर डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट्स द width of the rectangle and delta y represents the height of the rectangle. अब अगला काम क्या किया? अगला काम ये किया है, ये डोमेन आपके पास, आपको पता है ना एक फंक्शन है, उसकी डोमेन ये वाला हिस्सा होता है, ये एक्स वाई प्लेन जो है, ये हम अब 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हमने जो फंक्शन को इंटीग्रेट करना है उसका मीनिंग क्या है। इसको ध्यान से देखिएगा, ये एक्स वाई प्लेन बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? आपको डोमेन ऑफ द फंक्शन। आपको ये पता है कि एक फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स में डोमेन जो होती है वो ये वाला पार्ट होता है। डोमेन जो होती है फंक्शन की वो ये हिस्सा होता है, ये जो एक्स वाई प्लेन है ये फंक्शन की डोमेन होती है। जी एक्सिस पे जाके आपको बेसिकली फंक्शन की वैल्यू मिलती है। हमने क्या किया है, जो हमारा डोमेन का पोर्शन था उस पे सी डी और ए और बी पर जो हमारे पास रेक्टेंगुलर रीजन बना था उसको हमने मल्टीपल रेक्टेंगल्स में पहले डिवाइड किया। हर रेक्टेंगल के अलोंग हमने अब एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दिया। ये आप लेफ्ट राइट साइड पे देख सकते हैं। हमने किया क्या है, ये जो हमने अपनी डोमेन के पोर्शन को, जो कि एक रेक्टेंगुलर डोमेन बन रही थी हमारे पास, इसको हमने पहले मल्टीपल रेक्टेंगल्स, छोटी छोटी रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया। आफ्टर डिवाइडिंग इनटू दीज रेक्टेंगल्स, हमने हर रेक्टेंगल के अलोंग एक बॉक्स बना दिया। हमने क्या बना दिया? एक बॉक्स बना दिया। तो ये बॉक्स, मल्टीपल बॉक्सेस जो होंगे, ये बेसिकली हमारे रिक्वायर्ड फंक्शन या हमारे रिक्वायर्ड सरफेस जो होंगे उसके अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेंगे? अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेंगे। वॉल्यूम किसके बराबर होता है? को बता सकते हैं? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ। वॉल्यूम का अब इसमें हाइट भी होती है। हाइट Yes. भी हो जाती है। वेरी गुड, शाबाश। जो वॉल्यूम होता है उसमें आपके पास हाइट भी आ जाती है। एरिया आप निकालते हैं एक शेप की विच इज इन 2D। जो 2D में होती हैं शेप्स आपके पास, या जो ग्राफ्स होते हैं उनका आप एरिया निकालते हैं। ये आपको पता है ना, एक सॉलिड का आप एक वॉल्यूम निकालते हैं। जो सॉलिड शेप्स होती हैं उनका आपने क्या निकालना होता है? उनका आपने वॉल्यूम निकालना होता है। फॉर इंस्टेंस आपके पास एक ग्राफ है 3D में, आपको पता है, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि आपके पास जो 2D में ग्राफ्स बनते हैं उनको हम कर्व कहते हैं, ठीक है, उनको हम कर्व्स कहते हैं। जो हमारे पास 3D में ग्राफ्स बनते हैं वो हमारे पास सरफेसेस बनते हैं, वो सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि 3D शेप का आपने एक वॉल्यूम ही निकालना होता है, जो स्पेस में शेप होती है। फॉर इंस्टेंस सर्कल का आप एरिया निकालते हैं, स्फीयर का आप क्या निकालते हैं? वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली आपके पास फंक्शन जो होगा 3D में, जाहिर हम 3D में फंक्शन को इंटीग्रेट करें तो बाय दैट इंटीग्रेशन वी मीन कि हम इस फंक्शन का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, ठीक है। वी आर फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ दैट फंक्शन। एंड हाउ डू वी फाइंड दैट वॉल्यूम?
हम बेसिकली क्या करते हैं, नाउ इट रिप्रेजेंट्स कि हमारे पास लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या दी गई हैं। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन डिटरमिन करेंगी कि हम बेसिकली किस तरीके से अपने फंक्शन का वॉल्यूम निकालेंगे। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो होंगी वो रिप्रेजेंट करेंगी कि आपने फंक्शन का वॉल्यूम जो है वो किस तरीके से निकालना है। इन केस लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास नंबर हों, इन केस लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास रियल नंबर्स हों, इन दैट केस आप क्या करते हैं, इन दैट केस आप ये करते हैं कि आप अपने जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन होती हैं, क्योंकि ये डोमेन का पार्ट होती हैं, आपको पता है ना, इंटीग्रेट हम हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्टिवली ही करते हैं। तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के हिसाब से इंटीग्रेट करना है, तो डोमेन विल बी दी दिस xy plane, डोमेन विल बी दिस रीजन, दिस इज द पार्ट ऑफ डोमेन, डोमेन इस हिस्से में लाई करेगी। तो हमने क्या किया, हमने इन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन को लोकेट करके आपस में जब मिलाया तो हमारे पास एक रेक्टेंगल की फॉर्म बन गई। ये जो रेक्टेंगल है, हमने इस रेक्टेंगल को ढेर सारी ये जो रेक्टेंगुलर रीजन बन रहा था, हमने इसको मजीद डिवाइड कर दिया मल्टीपल रेक्टेंगल्स में। हमने इसकी मजीद रेक्टेंगल्स बनाई और हर रेक्टेंगल के अलोंग हमने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दिया। हमने हर रेक्टेंगल के अलोंग क्या किया, ये जो हमने XY प्लेन में छोटी छोटी रेक्टेंगल्स बनाई थी, हर रेक्टेंगल के अलोंग हमने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दिया। बॉक्स आपको पता है ना, 3D शेप है। तो अब इस बॉक्स का जो वॉल्यूम होगा that would be equals to the area of this side and height of this box, ठीक है। ये हाइट हमारे पास कैसे मिलेगी, हाइट हमारे पास फंक्शन की वैल्यू से मिलेगी। x और y की कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट करके हम फंक्शन में हम इस बॉक्स की हाइट फाइंड करेंगे, और इस बॉक्स की जो एरिया होगा वो हमारे पास, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि डेल्टा x इंटू डेल्टा वाई के बराबर होगा, तो ये बेसिकली इस पर्टिकुलर बॉक्स का वॉल्यूम होगा। इस पर्टिकुलर एक सिंगल बॉक्स का वॉल्यूम इसके बराबर होगा। यहाँ f ऑफ x स्टेरिक y स्टेरिक बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन की वैल्यू विद इन दिस इंटरवल। इस इंटरवल में किसी एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू विल प्रोवाइड अस द हाइट ऑफ दिस बॉक्स, और इस बॉक्स का जो एरिया होगा वो, या मतलब इस बॉक्स की विड्थ और इस बॉक्स की जो लेंथ होगी वो हमारे पास विल बी फाउंड बाय द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इन 2D। जो XY प्लेन में जो हमने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया था, इसका एरिया मल्टीप्लाइड बाय द हाइट ऑफ दिस बॉक्स will provide the volume of this box, ठीक है। इस बॉक्स का वॉल्यूम आपके पास बराबर किसके होगा, इस फंक्शन की हाइट एट अ पॉइंट विद इन दिस इंटरवल और एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इन XY प्लेन, ठीक है। तो ये बेसिकली इस एक पर्टिकुलर रेक्टेंगल बॉक्स का वॉल्यूम होगा। हमने किया क्या, हमने किया ये कि ये जो हमने छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बनाए थे इन XY प्लेन, हर रेक्टेंगल के अलोंग हमने इसी तरह रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाए। तो ये जो हमारी शेप थी, जो हमारा 3D शेप थी, जो हमारा फंक्शन ज़ाहिर है वो 3D एक सरफेस बनता है, हमारे पास इस सरफेस का टोटल अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम आ गया। अप्रोक्सीमेट इसलिए कह रहे हैं कि ये रेक्टेंगल्स एग्जैक्टली हमारे एरिया को अप्रोक्सीमेट नहीं करते। उसका जो है तरीका क्या होता है बेटर अप्रोक्सीमेशन का, उसका तरीका यही होता है कि जितनी आप इन रेक्टेंगल्स की तादाद को इंक्रीज करेंगे, आप जितना इन रेक्टेंगल्स की तादाद को इंक्रीज करेंगे, उतनी ही आपकी मोर एक्यूरेसी आएगी आपके गिवन फंक्शन के वॉल्यूम के, ठीक है। तो बेसिकली कंसेप्ट वही है जो हमने फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल्स में पढ़ा था, लेकिन वहां पर हम सिर्फ रेक्टेंगल्स बनाया करते थे और हमारे फंक्शन के अंडर एरिया हमें मिलता था। यहाँ पर हमें वॉल्यूम मिलेगा और यहाँ पर रेक्टेंगल्स के बजाय हम रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बनाएंगे, ठीक है। तो हमने बाय डेफिनेशन एरिया नहीं निकालना, गुड न्यूज, हमने बाय डेफिनेशन एरिया नहीं निकालना, हमने रेमान सम नहीं निकालना, हमने लिमिट अप्लाई नहीं करनी, हमने कैलकुलेशन वही करनी है डायरेक्ट। लेकिन ये सिर्फ आपको बताने के लिए, इसका मकसद सिर्फ ये था कि आपको पता हो कि इसका कंसेप्ट बेसिकली क्या है, कि 3D में जो ये एरिया की डेफिनेशन थी, ये जो आप हमें डेफिनेट इंटेग्रल पढ़ाया करते थे, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। इसका मीनिंग बेसिकली आज एक्सप्लेन करना लाजमी था, और वो यही है कि जब आपके पास
आप 3D में काम करते हैं तो 3D में आपके पास सरफेसेस होते हैं और आपको सरफेस का वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता है। एक सरफेस का वॉल्यूम रिक्वायर हो और आपको जाहिर है वो विद इन सम पर्टिकुलर रीजन आपको रिक्वायर होता है ना कि एक पर्टिकुलर हिस्से में हमें इस फंक्शन का वॉल्यूम फाइंड कर दें। तो उसका तरीका ये होता है कि अगर वो जो लिमिट्स हैं वो नंबर्स हों तो इन दैट केस आप अपने डोमेन को क्या करते हैं या अपनी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन का जो पार्ट होता है उसको रेक्टेंगल्स में डिवाइड करके उस पर रेक्टेंगल्स बनाते हैं। उन मल्टीपल रेक्टेंगल्स के वॉल्यूम्स को ऐड करके आपको आपका वॉल्यूम मिल जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये इसका कंसेप्ट है डबल इंटीग्रल का, जो कि आज हमने पढ़ना है। और हमने इसकी ये वाली फॉर्म नहीं पढ़नी, ये जो भी आपको बताई है, लेकिन इसका कंसेप्ट होना आपके पास ज़रूरी है। कैलकुलेशन इज़ वेरी सिंपल। कैलकुलेट आपने कैसे करना है? कैलकुलेट आपने ऐसे करना है कि लेट्स से ये आपको एक फंक्शन दिया गया और आपको कहा गया है कि इसको इंटीग्रेट कर दें। एज यू कैन सी हमारे पास दो वेरिएबल्स के हिसाब से इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, जो आपके पास जिसका डिफरेंशियल पहले लिखा हुआ है दैट मीन्स आपने इस वेरिएबल के हिसाब से अपने फंक्शन को पहले इंटीग्रेट करना है। ध्यान से सुनिएगा, रेमान सम वाला काम नहीं करना हमने यहाँ पर, हमने डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, डायरेक्ट इंटीग्रेट करना है इसको। तो बेसिकली जिसका डिफरेंशियल पहले लिखा होगा आपने फंक्शन को पहले उस वेरिएबल के हिसाब से इंटीग्रेट करना है और ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी उसी वेरिएबल की लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन को इंडिकेट कर रही होंगी। तो एज यू कैन सी पहले हमारे पास dy लिखा हुआ है, दैट मीन्स हमें हमारे जो गिवन फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करना है पहले विद रिस्पेक्ट टू y। 4 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या होती है? 4y होती है ना, 4y होती है इंटीग्रेशन ऑफ 4 विद रिस्पेक्ट टू y। सिमिलरली y की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y स्क्वायर की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या होती है? y क्यूब बाय 3। अब अगला काम ये होता है कि आपने क्या करना होता है, इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन y की पुट कर देनी है। आपने अगला काम क्या करना है, आपने लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वेरिएबल y पुट कर देनी है और वो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है? 0 और 2 के बराबर। आपने क्या करना है, सबसे पहले y की जगह 2 पुट करना है, फिर y की जगह 0 पुट करना है। सिमिलरली इसमें भी y की जगह पहले 2 पुट करना है, फिर 0 पुट करना है। ये जो चीज आपके पास फाइनली कैलकुलेशन से बच जाएगी, नाउ इट्स अ सिंगल इंटीग्रेशन, इट्स सिंगल डेफिनेट इंटीग्रल। यू कैन इजीली इंटीग्रेट दिस। 16/3 की इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, व्हाट वुड दैट बी? 16x/3। ये इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। देन वी विल सब्स्टिट्यूट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, मतलब जो आपने इंटीग्रेट किया होता है उसमें x की जगह पहले 3 पुट करते हैं, माइनस जो आपने इंटीग्रेट किया होता है उसमें x की जगह ये 0 पुट कर देंगे, लोअर लिमिट पुट करते हैं, ये 16 के बराबर आ गया। दिस इज हाउ यू फाइंड द एरिया नहीं सॉरी वॉल्यूम ऑफ अ फंक्शन इन 2 वेरिएबल्स, या मैम जिसको आप कहते हैं डबल इंटीग्रल। जी ये आपने अभी बताया कि जो चीज पहले लिखी होगी उसको पहले इंटीग्रेट करेंगे, बिल्कुल, और उस जो इंटीग्रेशन हमने पहली चीज की है फिर उसकी ही विद हाँ रिस्पेक्ट हाँ टू एक्स करेंगे। हाँ बिल्कुल वैसे करेंगे। आप पहले क्या ठीक। करेंगे, जो आपके पास विद इन दीज लिमिट्स पड़ा हुआ है आप उसको इंटीग्रेट करेंगे पहले विद रिस्पेक्ट टू y से इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट पुट करने के बाद जो बच जाएगा उसको x के हिसाब से कर लेंगे। एक सवाल आपके माइंड में और भी आ सकता है और वो ये है कि अगर यहाँ x होता और यहाँ y होता तो क्या होता? तो भी आंसर सेम आना था। मैम ये y की पहले लिमिट्स है ना, x करेंगे फिर y करेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। आप करेंगे क्या, इन दैट केस आपके पास लिमिट्स भी स्वैप कर जाएंगी ना, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी स्वैप कर देंगी, क्योंकि ये y की लिमिट्स हैं 0 और 2 और 0 और 3x की लिमिट्स हैं। तो इन केस आप यही सवाल सॉल्व करते हैं विद दिस फॉर्म, लाइक आपके पास इस तरीके से अगर ये क्वेश्चन दिया होता इस तरीके से, तो आपने क्या करना था, आपने पहले x के हिसाब से इंटीग्रेट करना था, फिर उसमें लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पुट करनी थी, फिर आपने y के हिसाब से कर लेना था जो भी आंसर आना था। जब आप x के हिसाब से इंटीग्रेट करते तो y एज इट इज रहना था, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होना था, वो वैसे का वैसे ही रहता। ठीक है, लेकिन जब आप x के रिस्पेक्टिवली करते हैं तो इन दैट केस ज़ाहिर आप 4x आना था माइनस एक्स वाई स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन आ जानी थी, y स्क्वायर एज इट इज रहता। ठीक है,
फिर आप उसमें x की जगह 0 और 3 ये लिमिट्स पुट करते थे। उसके बाद जो आपके पास फाइनली आंसर आना था उसको फिर आपने y के रिस्पेक्टिवली इंटीग्रेट करना था। तो अगर ये कर लें या ये कर लें, बोथ विल गिव यू द सेम आंसर। ठीक है। सिमिलरली अगला एक और सवाल है, आपसे कहा गया है, अब आप देख सकते हैं अगेन y आपके पास पहले है, तो दैट मीन्स ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन वेरिएबल y की हैं, और x बाद में है तो दैट मीन्स ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन x की है। एक्स वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगी? एक्स वाई स्क्वायर को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे ना पहले विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल y, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इट विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। वी आर इंटीग्रेटिंग एक्स स्क्वायर वाई विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल y, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, उस पर इंटेग्रल अप्लाई नहीं होगा, इंटेग्रल सिर्फ y पे अप्लाई होगा। y की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y होती है y स्क्वायर बाय 2। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो आप फौरन ही लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं। ठीक है। सिमिलरली ये जो नेक्स्ट टर्म है इस फंक्शन की, इसमें 2x विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, तो उस पर तो इंटेग्रल अप्लाई नहीं होगा, वो बाहर आ जाएगा। y की इंटीग्रेशन जो होगी वो हमारे पास y स्क्वायर बाय 2 होती है। अगेन y स्क्वायर बाय 2 आ गया तो y स्क्वायर बाय 2 पे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन लगेंगी। y स्क्वायर बाय 2 पे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन लगाई कैसे हैं? ये होती है अपर लिमिट, ये होती है लोअर लिमिट। आप पहले जो भी आपने इंटीग्रेट किया होता है ना पार्ट, अब वेरिएबल y के हिसाब से किया है तो y में आप जहां जहां y है वहां आप 0 पुट कर देंगे। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो माइनस आपने फिर y की जगह -2 पुट कर दिया। फिर अगेन इस पे भी लिमिट अप्लाई होगी, पहले अपर लिमिट पुट होगी, फिर यहाँ पर लोअर लिमिट हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये चीज़ आ गई है। अब क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है, ये डिफरेंशियल डिटरमिन करता है कि आपने इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्टिवली करनी है। x के रिस्पेक्टिवली इंटीग्रेशन करनी है तो x स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है x स्क्वायर बाय 3, सॉरी x क्यूब बाय 3, पता नहीं मैंने कौन सा एक नया लफ्ज ईजाद कर दिया। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है एक्स क्यूब बाय 3, -2 कांस्टेंट है वो एज इट इज रहेगा, एक्स क्यूब बाय 3 इसकी इंटीग्रेशन आ गई है। अगेन देन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई होंगी। फिर नेक्स्ट टर्म पे जब आपके पास इंटीग्रल अप्लाई होगा ये 4x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा और उस पर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई होंगी। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन सिमिलरली उसी पैटर्न में अप्लाई की हैं, पहले अपर लिमिट अप्लाई होती है फिर लोअर लिमिट अप्लाई होती है, बीच में माइनस होता है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास आंसर आ गया डबल इंटीग्रेशन का। ये वाला सवाल अब आप खुद करें। मैंने आप लोगों को कहा था कि आगे हमारे पास जितने लेक्चर रह गए हैं मैंने सब में सीपी लगानी है। मैं रैंडमली नेम्स कॉल करूंगी और मुझे आप लोग अपनी पिक्चर शेयर करेंगे इस क्वेश्चन की सोल्यूशन की। रजिस्टर्स वगैरह निकाल लें, ये सवाल आपने अभी करना है, आप अभी मुझे इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। मैंने आज सीपी लगानी है आपकी, वो भी कंफर्म कर लीजिएगा, देख लीजिएगा अपनी सी। मैम जी जी मैंने कहा कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ जाए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, गुड क्वेश्चन, शाबाश। हो सकता है लेकिन मेरा नहीं ख्याल हम इतनी कॉम्प्लिकेटेड आपको इंटीग्रेशन देंगे, पॉसिबिलिटी है, आई वुड कंफर्म। मैं अभी क्वेश्चंस देख लेते हैं ना, अभी ये वाला सवाल आप लोग करें ना, मैं बुक खोलती हूँ उसमें देखते हैं क्वेश्चंस, उसमें पता चल जाएगा कि हो सकता है हमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाए कि लगानी पड़ जाए। इजीली वो देख लेते हैं। वैसे कोई इतना प्लान आपको इतनी मुश्किल इंटीग्रेशन देने का है नहीं। अभी आज के लेक्चर में हमने ये देखना है ना कि लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन नंबर्स हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी नंबर्स ना भी हो, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। उसका क्या मतलब होता है वो इंशाल्लाह हम फ्राइडे को डिस्कस करेंगे। वो एक बेसिकली डिफरेंट चीज है। अटेंडेंस मार्क कर दें। अल्लाह बेटा तुम लोग इतना लेट आते हो ना, सारा दिन अटेंडेंस ही होती रहती है यहाँ पे। मैम मैंने थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया था बट आप पढ़ा रही थी तो मैंने इंटरप्ट नहीं किया। चले मैं लगा देती हूँ। फवाद मैम मेरी भी लगा दे डबल। जी जी हुक्म करें, मेरा तो काम ही है, मैं अटेंडेंस लगाने तो आती हूँ, पढ़ाने तो आती है। आप बहुत अच्छी हैं। बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा।
ये भी ना। महक अब्दुल सत्तार है? महक। यस मैम। यस मैम। राजा मोहसिन? मैम अहमद की भी लगा जी देते हैं। जी पता चल गया, फवाद अहमद की भी लगा देते हैं। तहरीम आ गई? तहरीम फातिमा। ईशा? ईशा जलील आमिर महमूद? ओके, ईशा जलील आमिर महमूद नहीं है। मोहम्मद वासे है? मैम प्रेजेंट। उसामा शहजाद? वो तो है ऑलरेडी, रहने दो, कोई बोलना ना, पता लग गया। हैदर अली? हमजा इलियास कयानी? राजा मोहसिन? हाँ जी, बाकी तो सबकी लगी हुई है। हाँ जी वलीद मैम। हैदर है? वलीद हैदर है? अच्छा भाई, क्वेश्चन काइंडली सॉल्व करना शुरू करें। मैं दोबारा से स्क्रीन पे शो कर देती हूँ। ये रहा, ये सवाल सॉल्व करें और जिस स्टूडेंट से कहूँगी वो सोल्यूशन शेयर करेगा इसका। अतीब शाहिद कौन है? अतीब शाहिद? अतीब शाहिद? इसने असाइनमेंट भी नहीं जमा कराई हुई, ग्रेट। फवाद अहमद? फवाद अहमद, आपने असाइनमेंट नहीं सबमिट कराई थी? मैम फवाद बोल रहा है कि उसने ना आपको चैट में सेंड की थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था, हॉस्पिटल में था तो लेट हो गया था। चले ठीक है। अच्छा जी, और तैयब बशीर कौन है? तैयब बशीर? यस मैम। आपने असाइनमेंट नहीं सबमिट कराई हुई? मैम वो आपको बताया था, इशू दूसरे सेक्शन में करवाई थी, वो आपको सेंड की थी मैंने चैट में। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके डन हो गया। अच्छा, उसामा मंजूर कौन है? मैम आपकी असाइनमेंट? मैंने आपको कहा था कि वो माय वर्क में ऑप्शन नहीं आता, तो मैंने आपको चैट में सेंड की थी। आपकी भी असाइनमेंट चाहिए, चले सही है। अच्छा जी, अतीब शाहिद ने पता नहीं कराई है कि नहीं कराई, मुझे अब उसका पता नहीं, जवाब तो देना। हमजा मोहम्मद अहमद, आपकी भी असाइनमेंट नहीं है? मैम मोहम्मद चैट में हमजा? चेक कर, सोल्यूशन सेंड किया है। मेरा नहीं ख्याल मोहम्मद हमजा और मोहम्मद अहमद ने की हुई है, मैं देख लेती हूँ उनकी भी असाइनमेंट। मैम मोहम्मद अहमद की नहीं हुई है। नो सर, ठीक है यार, असाइनमेंट के तो नंबर तुम लोग मुफ्त में अपने ज़ाया करते हो। अच्छा भाई, असाइनमेंट के अपने मार्क्स आज, एक मिनट, सॉरी सॉरी फॉर द इंटरप्शन। असाइनमेंट के मार्क्स काइंडली अपने रात तक सारे कंफर्म करके देख लें, रात के बाद वो सबमिट हो जाएंगे। असाइनमेंट के मार्क्स और सेकंड क्विज के मार्क्स, ठीक है, वो आपको क्विज आज रिटर्न हो जाएंगे। काइंडली अपने क्विज और असाइनमेंट के मार्क्स कंफर्म करके मुझे बताइएगा, उसके बाद उसमें कोई चेंज नहीं आ सकेगा, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स के नेम कॉल कर रही हूँ वो मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। लेट मी हैव अ लुक। अली रेयान है? अली रेयान? मुझे लगता है इसकी अटेंडेंस लगी हुई है। अली रेयान?
अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक मीम देखी थी क्लास से पहले कि ये सवाल पूछो बच्चों से और वो मुंह खोल के सो रहे होते हैं, उनको पता ही कुछ नहीं होता, नेम कॉल कर करके पागल हो जाओ। इसने मीटिंग ज्वाइन भी की है कि नहीं? अली रेयान, चलो भी इसकी डायरेक्ट CP 0। मैम उसकी 15 एब्सेंट्स है। 15 एब्सेंट्स है इसकी? 15 एब्सेंट वाला तो बच्चा बैठने भी नहीं देना चाहिए। मैं इसकी ना आगे फॉरवर्ड कर देती हूँ उसका नेम, इसको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। आयशा शाहिद, आयशा यस शाहिद, मैम। बेटा आपने सवाल कर लिया सॉल्व? मैम कर रही हूँ। आप सवाल सॉल्व करके मुझे चैट में सेंड करेंगी, ठीक है? ओके जी। इसके अलावा अतीब शाहिद है? अटेंडेंस लगवा के फिर गप सो गया होगा ये निकम्मा। अतीब शाहिद, बेटा तुम्हारी भी CP 0 लगी हुई है। मैंने पुरानी भी जो CPs लिखी हुई थी मैनुअली, वो मैं इंशाल्लाह आज कल में सारी अपलोड कर दूंगी, देख लीजिएगा अपनी CPs। ओके भाई। तैयब बशीर, तैयब बशीर आपने सवाल सॉल्व कर लिया ये वाला? मैम कर रहा हूँ मैं सॉल्व। ये सवाल सॉल्व करके मुझे चैट पे सेंड करें। ओके। ओजान इमरान, ओजान इमरान, ओजान इमरान कौन है भाई? ना करो रिस्पॉन्स, मेरा तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। हसीबुर रहमान, हसीबुर रहमान, हसीबुर रहमान भी नहीं है। अटेंडेंस तो बड़ी जोर से बोलता है ये। हाँ करो बेटा रिस्पॉन्स, CP तुम सारों की 0 लगानी है आज मैं। ये नो रिस्पॉन्स आज की बात नहीं, मेरे पास पिछला भी सारा कुछ लिखा हुआ है। आई विल शेयर इट विद यू। हाँ जी भाई, किसी बच्चे ने कर लिया है। चलो भाई मैं खुद ही देख लेती हूँ भाई। जिन बच्चों ने कर लिया है वो मुझे पर्सनल चैट में सेंड कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने कर लिया है मैम कर तो वो दिया मुझे है सेंड। पर्सनल चैट में शेयर कर लें। कर दिए? चले मैं देख लेती हूँ। यस मैम, मैंने भी कर दिया हुआ है। जी जी, मैं मिश्का का तो मुझे मिला है, मैं वो देख रही हूँ, बाकी सबका भी मैं देखती हूँ, रुकिएगा एक मिनट। -2 2x + 1, 2x + 2 नहीं आता? नहीं, x²।
हाँ जी। मैम 2x + 2 ही आता है मैम। 2x + 1 आता है कि 2x + 2 आता है? मेरा 2 आया है मैम। 2x + 2 आता है। जी जी मैम जी वो जी काइंडली बोले। चेक अटेंडेंस का, क्योंकि मेरी अटेंडेंस एब्सेंट शो हो रही है। आप क्लास में अवेलेबल थे? यस मैम, मैं आ गया था कब आए थे? मैम। 8/16/17 पे आ गया था आई गेस। अच्छा, मैंने दूसरी दफा अटेंडेंस भी बोली थी, आपने तब भी नहीं बोला। पता नहीं मैम, फिर पता नहीं, मैं सो गया हूँगा, आँख लग गई नहीं होगी। नहीं मैम, पहले मैं बोली थी मैंने। अजीब ही तुम लोग माशाल्लाह, पता नहीं लेजेंड्स हो, क्या कहूँ मैं अब। अभी मैंने अटेंडेंस दोबारा ली है, दोबारा 5-10 मिनट ही हुए होंगे। ये जो सवाल मैंने स्क्रीन पे लिखे ना, ये दांत ना निकालो तो इसको सॉल्व करो, जी जी। और सॉल्व करके चैट पे पिक्चर शेयर करो। यू हैव 5 मिनट्स। ओके ओके। अच्छा तो हाँ जी, बच्चे शेयर कर रहे हैं। कौन आएगा? मैम जी जी मैम आपने बोला था कि वीक में एक स्पेशल सेशन रखेंगे, तो कब रखना है वो? मैं आपको बता देती हूँ, मुझे लगता है उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़नी हमारे पास। आगे रिवीजन के लिए वी विल हैव आई गेस 3 और 4 लेक्चर्स, तो उसकी मुझे लगता नहीं है ज़रूरत पड़ेगी, वो अटेंडेंस वाले लेक्चर्स में रह जाएगा। क्योंकि देखो ना, टॉपिक हमारे कितने रहते हैं अभी, यही टॉपिक रहता है ना, टॉपिक हमारा सिर्फ एक रहता है ना, तो और हमने जो है इसको मज़ीद और आगे कुछ पढ़ना भी नहीं है, तो मैं सोच रही थी क्लास में फिर कर लेंगे रिवीजन, जब हमारे पास क्लास में इतना एक्स्ट्रा टाइम होगा तो हम जो है उसमें देख लेंगे। ओजान इमरान, बेसिकली मैं ना, बच्चों ने जो मुझे शेयर किया है सोल्यूशन, मैं इसको ज़रा मोबाइल पे देख गई। महक अब्दुल सत्तार ने भी कर लिया। ठीक है भाई, 4-5 बच्चों ने कर लिया, उसमें मिश्का ने कर लिया है, इसके मैम मैं अलावा भी कर रहा हूँ, 2 बुरहान। सेकेंड। वो बहुत लंबा सवाल मैंने दे दिया, इतना तुम लोग टाइम ले रहे हो, छापा मारने के लिए कोई भेज नहीं ना मैम रहा। मसला ये है कि रजिस्टर ढूंढना पड़ता है। बस मसला ये है कि किसी ने अब तक शेयर ही नहीं किया, मसला ही सारा ये है। नहीं नहीं। तो शेयर करे तो मैं करूँगा। नहीं नहीं, ऐसा ही है। मोहम्मद उसामा ने भी कर लिया है। Where is मोहम्मद उसामा? एहसान इकबाल, एहसान इकबाल ने भी कर लिया। अच्छा जी, Where is this here? अच्छा भी,
अच्छा, तो ये बेसिकली क्वेश्चन थे। एक सवाल को करने के लिए ना बेटा जो टाइम आपको प्रोवाइड किया था इट वाज मोर देन इनफ। इसके बाद आई एम श्योर कि आप छापा ही मार रहे होंगे और छापा रिक्वायर्ड नहीं है माजरत के साथ। रोल नंबर 52 किसका है? तैयब बशीर। है अच्छा, नहीं नहीं, ये भी आपने क्या सॉल्व किया? ठहरें, कहीं किसी और ने तो नहीं सॉल्व किया और मैंने उसको करेक्ट कर दिया? नहीं, दोबारा से देखें स्क्रीन पे। अब जो हमें फंक्शन इंटीग्रेट करने का कहा गया है वो हमारे पास है sin x प्लस cos y। इसको इंटीग्रेट करना है हमने। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास जो है वो रेडियन में है, 0 से पाई और पाई से 2 पाई। ठीक है, पाई आपको पता है ना 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली करना क्या है, अब मुझे को बता सकते हैं कि हम इंटीग्रेशन पहले किस वेरिएबल के रिस्पेक्टिव करेंगे? ध्यान से देखना स्क्रीन पे। x में x के हिसाब विद से रिस्पेक्ट टू x। शाबाश। वजह ये है कि dx इसका डिफरेंशियल पहले है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जिसका डिफरेंशियल पहले होता है आपने फंक्शन का इंटीग्रेशन उसी के रिस्पेक्टिवली करना होता है। और ये जो पहली लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन होती हैं वो उसी को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। इन सिंपल वर्ड्स आपके पास पहले ये जो फंक्शन है आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है। सारे सिलेक्ट हो गए। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने गिवन फंक्शन को पहले विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है और ये 0 टू पाई उसी की लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो आपको पता है कि sin x की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होती है? माइनस कॉस x। शाबाश। सिमिलरली cos y की इंटीग्रेशन क्या होगी? cos y it's a function of variable y and we are integrating with respect to variable x. So constant जो होता है वो तो बाहर आ जाता है, तो बेसिकली हमने इंटीग्रेट किसको करना है? 1 को। इन सिंपल वर्ड्स आपसे cos y की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx पूछी जाए तो इट वुड बी इक्वल्स टू x cos y। वजह क्या होती है? cos y कांस्टेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। इंटीग्रेशन सिर्फ हम 1 की करेंगे, cos y इंटेग्रल से बाहर आ जाएगा, तो ये होगी इसकी इंटीग्रेशन x इंटू cos y। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, तो ये बेसिकली आपने क्या किया, इंटीग्रेट कर लिया। sin x की इंटीग्रेशन आपने माइनस cos y लिखी है, cos y की इंटीग्रेशन आपने x इंटू cos y लिखी है। ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन वेरिएबल x की है, मतलब कि आपने वेरिएबल x की जगह जो आपने इंटीग्रेशन की है उसमें आपने x की जगह पहले पाई पुट करना है माइनस फिर इसी फंक्शन में x की जगह 0 पुट कर देना है। वही हमने काम किया है। माइनस cos x में x की जगह पहले पाई सब्स्टिट्यूट किया, फिर x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर लिया। सिमिलरली x की जगह पहले हमने पाई पुट किया और फिर x की जगह 0 पुट कर लिया। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन cos y में सब्स्टिट्यूट नहीं करनी, आई रिपीट, ये वेरिएबल x की वैल्यूज होती हैं। ठीक है, ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन वेरिएबल x की है, मतलब कि आपने x की जगह 0 और पाई सब्स्टिट्यूट करने हैं, y पे कुछ नहीं करना। y इज अ कांस्टेंट इन दिस केस, राइट नाउ इट्स अ कांस्टेंट। अच्छा, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पुट करने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन cos पाई आपको पता है -1 के बराबर होता है, cos 0 1 के बराबर होता है। इसको सिंप्लीफाई किया, ये चीज आ गई हमारे पास। अगला काम आपका ये है कि आपने इंटीग्रेशन कर देनी है। अब किसके रिस्पेक्टिवली करनी है? y के। इट्स इजी, इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि डिफरेंशियल y का ही रह गया तो अब तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी किसके हिसाब से करनी है। तो y के हिसाब से इंटीग्रेट करेंगे। 2 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y 2y होती है और पाई cos y की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होगी? पाई एज इट इज आ जाएगा, एज इट इज अ कांस्टेंट। cos y की इंटीग्रेशन sin y होती है। ये इंटीग्रेट करने के फौरन बाद हम लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो हम लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, पहले y की जगह 2 पाई पुट करेंगे माइनस फिर y की जगह पाई पुट कर देंगे। सिमिलरली सेकेंड टर्म में भी हम पहले y की जगह 2 पाई पुट करेंगे फिर y की जगह पाई पुट कर देंगे। साइन पाई और साइन 2 पाई 0 के बराबर होते हैं।
ये तो बिल्कुल 0 रह जाएगा, तो यहाँ पे 2 पाई हमारे पास आंसर आएगा। इस सवाल में किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो आपको? मैम सेकंड इसका स्टेप रिपीट कर दें। मैं बता देती हूँ। सेकेंड स्टेप में हमने ये किया है, मैंने कहा पहले आपने इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करनी है, तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स होती है, और जो कॉज वाई है इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करनी है आपने, तो कॉज वाई इज अ कांस्टेंट एक्स के रिस्पेक्टिवली, तो ये कांस्टेंट है, ये इंटेग्रल से बाहर आ जाएगा। इंटेग्रल सिर्फ आप 1 पे अप्लाई करेंगे, उसका इंटीग्रेशन आपके पास एक्स होती है। कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है? लेट से आपसे पूछा जाए c की इंटीग्रेशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू dx, आप कहते हैं ये c x के बराबर होती है, ये तो हमें पता है ना। तो cos y की अगर आपने इंटीग्रेशन करनी है तो वो ये हो जाएगी x इंटू कॉस वाई, वही यहाँ पर हमने किया हुआ x इंटू कॉस वाई। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आप x की अप्लाई कर रहे हैं पहले, तो आप x की जगह पहले 0 और पहले पाए और फिर 0 पुट करेंगे, y पे आपने कोई वर्किंग नहीं करनी। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आपने सिर्फ x में पुट करनी होती हैं। अगर आप x के हिसाब से इंटीग्रेट कर रहे हैं, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन वेरिएबल x की हैं, वो x में पुट करनी है, y पे आपने किसी किस्म की कोई वर्किंग नहीं करनी, वो एज इट इज रहेगा। इसीलिए cos y यहाँ पर एज इट इज है, इसमें हमने कुछ पुट नहीं किया। तो x की जगह पहले पाई पुट किया फिर 0, सिमिलरली यहाँ पर x की जगह पहले पाई पुट किया फिर 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हमारे पास फॉर्म बच जाएगी इसकी। अब इसकी y के हिसाब से इंटीग्रेशन है, तो वो इंटीग्रेट करने के बाद अब वेरिएबल y की जगह हम लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। सो दैट वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट मैम वी हैव, हाँ जी मैम जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो प्लस सी लिखते हैं, तो इन क्वेश्चन में क्यों नहीं लिख रहे? हाँ जी, मैं आपको बताती हूँ। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लिखते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल में। इनडेफिनेट इंटीग्रल आपको क्या प्रोवाइड करता है? एंटी डेरिवेटिव। जैसे कि आप फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला करते होते थे, याद होगा आपको, उसी तरह जो इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है उसमें आप डेरिवेटिव से फंक्शन निकाल रहे होते हैं। उसमें आप सी इसलिए ऐड किया करते थे कि आपको पता नहीं होता था, लेट से आपके पास इंटीग्रेशन करने के बाद ना एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव भी 2x होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव भी 2x होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव भी 3x होता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन आपको ये पूछती है कि ये जो डेरिवेटिव है ये किस फंक्शन का है। इंटीग्रेशन का, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रही हूँ, सिंगल वेरिएबल में 2x की आपसे इंटीग्रेशन पूछी जाती है, तो इसका मतलब ये पूछा जाता है कि वो कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव 2x है। तो आपको पता है वो तो इतने ढेर सारे फंक्शन हैं, कितने ढेर सारे हैं। तो एज अ जो है ना सेफ्टी के तौर पे आप ये लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये सी आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जो डेरिवेटिव आपको मिला है इसमें कोई कांस्टेंट ऐड हो, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट डेरिवेटिव वो आपके पास बच गया हो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 हो जाता है ना, तो इसलिए हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते होते थे, ये रीजन होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करने का। दूसरी बात आ गई डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कैलकुलेशन की टेक्निक्स डिफरेंट है, टेक्निक सेम है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। इनडेफिनेट इंटीग्रल आपको एंटी डेरिवेटिव प्रोवाइड करता है, डेरिवेटिव का फंक्शन प्रोवाइड करता है आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल। लेकिन जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है ना वो 2D में आपको एरिया प्रोवाइड करता है। एरिया क्या होता है? हमेशा एक नंबर होता है। तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन के विद इन आपको एरिया की वैल्यू एक नंबर की शक्ल में मिलती है, उसमें हम कांस्टेंट ऐड नहीं करते, कंसेप्ट ही डिफरेंट है इनका। इसमें कांस्टेंट ऐड करने का ये रीजन है, उसमें कांस्टेंट डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, उसमें तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसमें तो हमारे पास लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है, हमें पता है कि विद इन व्हाट रीजन हमने एक फंक्शन का एरिया निकालना है। तो टेक्निक्स माइट बी सेम बट कंसेप्ट इज डिफरेंट। एरिया के केस में डेफिनेट इंटीग्रल को हम एरिया भी कहते हैं 2D में, और 3D में उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम तो हमारे पास एक नंबर ही आता है ना, उसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती कि उसमें हमें सी ऐड करना पड़े। सी हम सिर्फ इंडेफिनेट इंटीग्रल के केस में ऐड करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? यस मैम। अच्छा, तो यहाँ पर क्या होता है हमारे पास? अब इस सवाल में उसने कहा है, सवाल उसने थोड़ा स्टेटमेंट की फॉर्म में दे दिया, आपको एग्जाम में भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। आपसे उसने कहा है कि एक सरफेस है, ठीक है,
सरफेस आपको पता है, सरफेस का क्या मतलब, मैंने आपको बताया कि एक सिंगल वेरिएबल फंक्शन का ग्राफ होता है कर्व, ठीक है। एक 2 वेरिएबल फंक्शन का ग्राफ होता है सरफेस। उसने कहा है एक सरफेस है आपके पास, ठीक है, इसके अंडर विद इन दीज लिमिट्स जो वॉल्यूम है, ठीक है, इसके अंडर विद इन दीज लिमिट्स जो वॉल्यूम है वो प्रोवाइड करते हैं हमें। अभी मैंने आपको बताया था जो वॉल्यूम होता है, वी फाइंड दैट वॉल्यूम यूजिंग डबल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल हमारे पास किसी सरफेस का वॉल्यूम प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी, चीज वही है, बस उसने इंटीग्रल की शक्ल में नहीं दिया, अब उसने थोड़ा सा स्टेटमेंट की फॉर्म में ले दिया। तो बाय वॉल्यूम ही मीन इट मीन्स कि आपने कि डबल इंटीग्रल फाइंड करना है। डबल इंटीग्रल एक ऐसा डबल इंटीग्रल जिसकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन नंबर्स हैं। तो सिंपली आपने 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई लिख दिया, ठीक है, जिसको आपने इंटीग्रेट करना है। और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन नाउ इट डिपेंड्स, अगर आपने पहले y की लिमिट्स लिखी हैं तो dy पहले लिखेंगे, ये y की लिमिट्स हैं। y lies between -1 and +1 and x lies between 0 and 2, ठीक है। अब जिसकी लिमिट्स आपने पहले लिखी हैं उसका डिफरेंशियल आप पहले लिखेंगे। यहाँ पर एज यू कैन सी हमने y की लिमिट्स पहले लिखी हुई हैं तो उसका डिफरेंशियल पहले है, और उसके बाद x की लिमिट्स लिखी हैं उसका डिफरेंशियल बाद में है। तो यहाँ पर बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस में आपको डबल इंटीग्रल कंस्ट्रक्ट भी करना पड़ता है। वी हैव कंस्ट्रक्टेड दैट इंटीग्रल बाय डूइंग व्हाट, हमने ये किया है कि इसको इंटीग्रेट करना है, इसी का वॉल्यूम निकालना है, तो फंक्शन की जगह वो आ जाएगा। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन सवाल में दी गई हैं, हमने पहले वेरिएबल y की लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन लगाई हैं तो dy लिख दी है, फिर वेरिएबल x की लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन लगाई हैं तो dx लिख दी है। इसको आप सिंपली इंटीग्रेट कर लेंगे, पहले विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, दैट वुड बी y माइनस 6x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बाई 2। वजह क्या है, जब y के रिस्पेक्टिवली इंटीग्रेट करेंगे तो ये कांस्टेंट होगा, 6x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, इंटीग्रल सिर्फ y पे अप्लाई होगा। तो 1 की इंटीग्रेशन y होती है, y की इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2 होती है। इंटीग्रेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करना। y की जगह हमने 1 पुट किया पहले, फिर माइनस 1 पुट किया। सिमिलरली 6x स्क्वायर एज इट इज, उस पे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन ये वाली नहीं अप्लाई होंगी क्योंकि ये वेरिएबल x है, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन y की लिमिट्स हैं, तो हम y में सिंपली सिर्फ 1 और -1 पुट करेंगे। यहाँ पर वो पुट किया, इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास 2 बच गया। 2 की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू x, 2x होती है, तो 2x, उसके बाद लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पुट की, 4 हमारे पास आंसर आ गया। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी वही स्टेटमेंट ही है, उसने कहा है कि वॉल्यूम फाइंड कर दें ऑफ द सॉलिड अंडरलाइंग द सरफेस। आपके पास इस सरफेस के अंदर जो सॉलिड है उसका वॉल्यूम निकाल दें। आपको फिर बताया मैंने डबल इंटीग्रल आप क्या करते हैं, आप वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। आपके पास डबल इंटीग्रल में जो फंक्शन होता है वो फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स होता है। एक 2 वेरिएबल फंक्शन का जो ग्राफ होता है उसको हम सरफेस कहते हैं। तो इस सरफेस के अंडर जो वॉल्यूम है विद इन दीज लिमिट्स वो आपने निकालना है। बाय दैट इट मीन्स कि आपने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विद इन दीज लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब अगेन आपने अगर पहले y की लगानी है लिमिट्स, तो आप जो है पहले y का डिफरेंशियल लिखेंगे, हमने यहाँ पर y की पहले लिमिट्स लगाई हैं। सिमिलरली x की लिमिट्स बाद में लगाई हैं, उसका डिफरेंशियल बाद में लिखा है। इसको इंटीग्रेट किया, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी xy विद रिस्पेक्ट टू y, एज x इज अ कांस्टेंट, x की तो इंटीग्रेशन नहीं होगी, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी xy, y की इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी, 1 की इंटीग्रेशन y हो जाएगी, हम y के रिस्पेक्टिवली इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन अब 0 और -1 पुट कर देंगे सिर्फ y में। x को हमने टच नहीं करना, अभी x से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, वो एज अ कांस्टेंट साथ आता जा रहा है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट सिंप्लीफिकेशन आपके पास ये फॉर्म बच जाती है। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। x की इंटीग्रेशन आपके पास x स्क्वायर बाई 2 होती है, जो कि यहाँ पर नहीं लिखी गई है, एंड दैट्स अ मिस्टेक, यहाँ पर x स्क्वायर बाई 2 होगा। अच्छा, ये स्लाइड्स आपके पोर्टल पर पड़ी हुई हैं, आपकी टीम्स पे भी पड़ी हुई हैं, यू कैन सी यहाँ पर x बाई 2 इंटीग्रेशन आ जाएगी, ये मिस्टेक है, यहाँ x स्क्वायर बाई 2 आता है, x नहीं आता। तो उसके बाद हम लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, वी विल गेट द आंसर। अच्छा, अब आपका
ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना, ये थोड़ा सा ना डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं कहेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये हमने वैसे आज करना नहीं है, लेकिन बेसिकली इस सवाल में और पिछले सवाल में अगर आप फर्क देखें तो इसमें और पिछले सवाल में ये फर्क है कि लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन नंबर नहीं है, वो फंक्शंस है। और वो 4 दिए भी नहीं हुई, वो आपको सिर्फ 2 ग्राफ्स बता दिए गए हैं 2 फंक्शंस के, और बताया कहा जा रहा है कि लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन निकालें, वो आपने खुद निकालनी। तो ये बेसिकली हमारे अगले लेक्चर का टारगेट होगा। आज के लेक्चर में किसी किस्म का आपका कोई सवाल हो प्लीज पूछें। आज के लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई सवाल किसी के क्वेश्चन कैसे पता चलेगा कि इंटीग्रल पहले dy आएगा या dx आएगा? इट्स टोटली योर चॉइस, आप dy रखें dx रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं तब कह रही हूँ जब लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन नंबर है। जब लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास रियल नंबर्स हों तो इट्स योर चॉइस कि आप पहले dx रखें कि dy रखें। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि अगर आपने पहले dx रखना है ना, तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे फिर लेट्स से आप यहाँ dx रखते हैं तो यहाँ dx और ये dy है, तो इन दैट केस आपने कर दिए। इन दैट केस आपको लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी स्वैप करनी पड़ेगी। लेट्स से यहाँ dx होता और dy बाद में लिखते, तो इन दैट केस आपके पास ये फॉर्म बनती, मतलब लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पहले अब x की आती, बाद में y की आती। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंस होना था। और कोई सवाल? नो मैम। हाँ जी, और किसी बच्चे का कोई सवाल हो? तो मैम चले सही है भाई, फिर आपका अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर सेशन को एंड करते हैं। आई होप आपको थोड़ी बहुत समझ आई होगी। अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रह गई है तो इंशाल्लाह हमारा इस टॉपिक पर 3 से 4 लेक्चर तो हैं, तो इसको कंटिन्यू करेंगे। ये टॉपिक को बहुत ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें से ज़ाहिर क्वेश्चन लाजमी आना है आपका, तो इस पे ज़रा फोकस कीजिएगा। इस पे आपके पास इसको करने के लिए काफ़ी टाइम मौजूद है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। इंशाल्लाह जुम्मे को मुलाकात होती है। काइंडली अपने क्विज और असाइनमेंट्स के मार्क्स साथ साथ देखते जाइए। अगर किसी के मार्क्स रह जाते हैं या कोई गलती है, असाइनमेंट 3 आज रात तक सबमिट फॉर अप्रूवल हो जाएगी। तो जिन बच्चों की असाइनमेंट मैंने चेक नहीं की है, 2-3 की जो कह रहे हैं चैट में पड़ी है, वो भी मैं चेक कर देती हूँ। तो अपने मार्क्स रात तक कंफर्म कर लें, 6-7 बजे तक कंफर्म कर दें मुझे। उसके बाद आपका रिजल्ट सबमिट हो जाएगा, फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चले सही है, इंशाल्लाह जुमे को मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। अल्लाह हाफिज मैम।